डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हाइड्रोकार्बन्स सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट है। यूनिट नंबर 16 को हमने स्टार्ट किया हुआ है और यूनिट नंबर 16 का लेक्चर नंबर 20 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और इसमें बहुत सारी बातें हैं जिनको आपने समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझने के लिहाज से। तो आज का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें एंगल स्ट्रेन एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। इसलिए हाथ में पेन ले लें, रजिस्टर ले लें और कोशिश करें कि लेक्चर की तरफ तवज्जो ज़्यादा दें, इधर उधर आप लोगों की तवज्जो ज़्यादा न जाए, ताकि जो बातें मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसको साथ साथ नोट करें और समझने की कोशिश करें। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन है इसको हमने देखना है। देखिए, याद रखें कि हमारे पास ये जो साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है कि यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, 3 कार्बन है। यहाँ पर आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, 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 यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है साइक्लोप्रोपेन का। हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। अगर आप देखें तो इस कार्बन को देखें या तीनों कार्बन को चेक करें। इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखें या इस कार्बन को देखें, सबके सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के ये 4 सिंगल बॉन्ड है और इस कार्बन के आप चेक करें 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। और जहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स पाए जाती हैं वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की तफसील देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टाइप करें हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन आपके सामने आ जाएंगे। अब 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये k शेल है, ये तो बॉन्डिंग हमेशा नहीं लेगा। ये l शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ p सब शेल के जो ऑर्बिटल है इसमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये स्टेट ग्राउंड स्टेट है, हम इसको नाम देते हैं ग्राउंड स्टेट का नाम देते हैं। ये स्टेट हमारे पास ग्राउंड स्टेट कहलाती है, ठीक है। अभी क्या होता है कि यहाँ ये जो 1s ऑर्बिटल है, सब शेल है, ये रिपेल करते हैं 2s ऑर्बिटल्स को। 2s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको रिपेल करेंगे यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जो 2p ऑर्बिटल है वेकेंट उस तरफ जंप करेगा। सूरत हाल क्या बनेगी कि यहाँ 2s बना रहा हूँ, ये 2s बना रहा हूँ, ये वाला 1s तो बॉन्डिंग हमेशा नहीं लेगा, इसलिए तो अपना काम कर दिया, रिपेल किया। शील्डिंग इफेक्ट ले लें इसको, इनर शेल इलेक्ट्रॉन ने रिपेल किया, इसने इन इलेक्ट्रॉनों को, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 2p की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह गया और यहाँ जो 2p है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट हमारे पास है।
अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। तो एक s और 2 p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो ये होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह लें, हाइब्रिड ऑर्बिटल कह लें, डीजेनरेट ऑर्बिटल कह लें, जिनकी एनर्जी सेम होगी। तो यहाँ पर एक s और 3 p है, तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल 4 हैं, एक s और 3 p, तो sp3 की तादाद 4 बनेगी। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके सामने बनेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। बस तफसीलन बात मैंने की हुई है, हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाली यूट्यूब पर टाइप करें, उसके ऊपर वीडियोस मौजूद है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो बस कुछ तफसील यहाँ दे रहा हूँ आपके सामने। अगर आप देखें कार्बन को, तो कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर मैं कार्बन के स्ट्रक्चर को यहाँ आपके सामने ड्रा कर सकूँ, ये कार्बन है, ठीक है, एक sp3 यहाँ पर है, एक sp3 यहाँ पर है, एक sp3 यहाँ पर ले लें, ठीक है, कार्बन का, और एक sp3 यहाँ पर ले लें कार्बन का। ये sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के पाए जा रहे हैं, sp3 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब चाहिए तो ये था बॉन्ड बनाने के लिहाज से, चाहिए तो ये था कि यहाँ इस कार्बन के साथ यहाँ कोई दूसरा कार्बन पड़ा हुआ है और उसने यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग की है, ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग करे यहाँ वाला कार्बन, ये कार्बन जो, समझ आ रही है बात की। इस तरीके से यहाँ कार्बन जो है ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करे, ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग करे ये वाला कार्बन इसके साथ। हर कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ये sp3 आपस में ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैपिंग करें ये इस कार्बन के साथ sp3 एक यहाँ पर भी लगा हुआ है, एक sp3 यहाँ पर भी लगा हुआ है। इस कार्बन का एक sp3 यहाँ पर है, इस कार्बन का एक sp3 यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग करें, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करें। इस कार्बन के एक sp3 यहाँ पर है, इस कार्बन के एक sp3 यहाँ पर है। अब ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ ओवरलैप कर रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, और इसके होगा 1s ऑर्बिटल होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साथ ओवरलैप करेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप, यहाँ 1s के साथ ओवरलैप, यहाँ 1s के साथ, यहाँ 1s के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर sp3s, यहाँ पर sp3s, यहाँ पर sp3s, और यहाँ पर sp3s ओवरलैपिंग हो। यहाँ पर sp3, थोड़ी बात को समझिए, s एंगल स्ट्रेन को हम समझते हैं। यहाँ पर sp3s ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर sp3 और sp3 है कार्बन के दरमियान, यहाँ पर sp3 और sp3 है कार्बन के दरमियान। तो यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग है ये, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो सारे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर भी ये सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है। हेड ऑन ओवरलैपिंग हो ऐसे, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो ऐसे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने हेड ऑन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, और हो रही है हेड ऑन ओवरलैपिंग, हम इसको मानते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर है कि जब भी आप कार्बन लेते हैं, कार्बन को, और कार्बन के अंदर आप जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन को लेते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के अंदर आप लेते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3, ये sp3, ये sp3, ये sp3, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है ये।
और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एंगल को जब हम देखते हैं, यहाँ पर थीटा को हम देखते हैं, वो 109.5 डिग्री है, 109.5 डिग्री है। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर अगर मैं ये कार्बन लूँ और यहाँ इसको ड्रा करूँ, यहाँ इसको ड्रा करूँ कार्बन के साथ, और यहाँ इसको ड्रा करूँ, यहाँ तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, चलो एक को हम वेज से शो कर लेते हैं, वेज से, सॉरी डैश डैश से, एक को हम वेज से शो कर लेते हैं हाइड्रोजन को, यहाँ पर एक को डैश डैश से शो कर लेते हैं, एक को हम वेज से शो कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम डैश डैश से शो कर लेते हैं, इसको हम वेज से शो कर लेते हैं। देखो वेज और डैश को समझने की कोशिश किया करें। हम स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये वैसे शो हो रहा है, ये वैसे शो हो रहा है। एक होती चीज़ प्लेन के फ्रंट की तरफ हम इसको वैसे शो कर रहे हैं, तो फिर एक होती चीज़ प्लेन के पीछे इसको डैश डैश से शो करते हैं। यानी कि प्लेन ले लो, एक प्लेन के फ्रंट पर है वैसे शो कर लो, एक प्लेन के पीछे है इसको डैश डैश से शो करते हैं। प्लेनर स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन। तो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर जब हम एंगल को देखते हैं ना, इस एंगल को, तो ये एंगल हमारे पास आता है 60 डिग्री। टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन तकाजा करती है इस चीज़ का कि हमारे पास एंगल कितना 109.5 हो, 109.5 हो। लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर हमें मिलता है कितना 60 डिग्री साइक्लोप्रोपेन में। ये हमें कौन बता रहा है? एक्सपेरिमेंट। केमिस्ट्री नाम है एक्सपेरिमेंट का, हम एक्सपेरिमेंट को मानेंगे। अब नॉर्मल एंगल हमारे सामने कितना आ रहा है 109.5 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 60 डिग्री। तो आपके पास जो है 109.5 डिग्री से नफी कर दो 60 डिग्री को, तो आपके पास बचता है 49.5 डिग्री। यानी आपके पास ये 49.5 डिग्री जो नॉर्मल एंगल है 109 से कंप्रेस हुआ है। यानी ये एंगल जो है, ये एंगल जो है कंप्रेस हो रहा है, एंगल में कंप्रेशन हुई है। कितनी 49.5 कंप्रेशन हुई। इसी 49.5 को आप 2 पर डिवाइड कर दें, इसी 49.5 को आप 2 पर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। आपके पास यहाँ जो वैल्यू बचेगी 49.5 को 2 पर अगर आप डिवाइड करते हैं तो 24.25 आ रही है, 24.25 डिग्री आएगी। इसको नाम देते हैं एंगल स्ट्रेन। बेयर साइंटिस्ट का नाम है, उसने फार्मूले की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि ये एंगल स्ट्रेन कहलाता है 24.5 डिग्री। जितना आपके पास डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस आपके पास जो है एंगल में डिफरेंस जो आ रहा है, यानी 109.5 आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास एक्सपेरिमेंटल बेस पर कितना आया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं वजह क्लियर करता हूँ कि वजह क्या बनी। एंगल स्ट्रेन की डिफिनीशन भी लिखते हैं। आना कितना चाहिए था टेट्राहेड्रल के लिहाज से 109.5, आया कितना 60 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर। एंगल में कंप्रेशन हुई है, यानी एंगल में डिफरेंस आ गया, फ़र्क कितना आ गया 49.5 की कंप्रेशन हुई है। एंगल कंप्रेस हुआ है 109 से 60 की तरफ आया है, तो 49.5 एंगल कंप्रेस हुआ है। इसको 2 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास 24.25 बचेगा। इसको एंगल स्ट्रेन का नाम दिया जाएगा, एंगल स्ट्रेन का नाम दिया जाएगा। तो एंगल स्ट्रेन ये हमारे पास, अब हम जब इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसको एंगल स्ट्रेन का नाम तो हम दे रहे हैं। पहले एंगल स्ट्रेन की डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद एंगल स्ट्रेन की वजह क्या है इसको डिस्कस करते हैं। थोड़ी इसकी डिफिनीशन के अल्फाज, एंगल स्ट्रेन की डिफिनीशन के अल्फाज आप अपने पास नोट करें। शाबाश, जल्दी से डिफिनीशन के अल्फाज अपने पास नोट करें, शाबाश जल्दी से। तो तारीफ़ के अल्फाज हैं द डिविएटिंग ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, द डिविएटिंग, डिविएट होना, फ़र्क आ जाना,
द डिविएटिंग ऑफ बॉन्ड एंगल द डिविएटिंग, डिविएट होना, स्विंग होना, हाँ डिविएट मानेगा स्विंग होना। बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था 109.5, स्विंग होकर कितना आया 60 डिग्री सेंटीग्रेड। द डिविएटिंग ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम आइडियल वैल्यूज, द डिविएटिंग ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम आइडियल वैल्यूज, आइडियल वैल्यूज से बॉन्ड एंगल जब डिविएट हो इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। इसको एंगल स्ट्रेन का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ एंगल स्ट्रेन कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू बेयर, अकॉर्डिंग टू बेयर क्या करें 24.25 ले लें। जो एंगल में कंप्रेशन हुई है या एंगल में जो डिफरेंस आ जाए इसको आप एंगल में डिफरेंस कह सकते हैं, डिफरेंस इन एंगल, डिफरेंस इन अ एंगल। एंगल में डिफरेंस का भी नाम आप दे सकते हैं। ये एंगल में कंप्रेशन हुई है, एंगल कंप्रेस हुआ है, कम हुआ है, एंगल में कमी आई है और इसको आप 2 पर डिवाइड कर दें तो ये एंगल स्ट्रेन की वैल्यूज आपके सामने आ जाए। इसको अच्छे तरीके से नोट करें, 2 पर डिवाइड करना ज़रूरी है। यहाँ पर 2 पर डिवाइड कर दें या वैल्यू को 2 पर डिवाइड कर दें, कोई आप मसला नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। तो ये जो डिविएटिंग है बॉन्ड एंगल की आइडियल वैल्यू से, आइडियल वैल्यू कितनी है 109.5, आई कितनी है 60 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर, डिविएशन हो चुकी है, कंप्रेशन हो चुकी है 49.5, 2 पर डिवाइड कर दें तो एंगल स्ट्रेन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा एंगल स्ट्रेन। अब अगर आप कार्बन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, वो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी नॉर्मली तो हमें ये चाहिए ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं होगी। साइक्लोप्रोपेन में ओवरलैपिंग कुछ इस अंदाज में हो जाएगी, ये इस तरह आना चाहिए था ना, ये थोड़ा इस तरह हो जाएगी ओवरलैपिंग, ऐसे यहाँ से ऐसे ले लें, ओवरलैपिंग ऐसे ले लें, ये नज़र आ रहा है, ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये ओवरलैपिंग मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं होगी। वजह क्या है, वेस्पर थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है। वेस्पर थ्योरी कहती है कि ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, ऑर्बिटल ऐसे रहना चाहते हैं। अगर ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल ऐसे रहना चाहते हैं एक दूसरे से दूर, ताकि रिपल्शन कम से कम हो। जितनी रिपल्शन कम से कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। तो ऑर्बिटल ऐसे रहना चाहते हैं। साइक्लोप्रोपेन में ऑर्बिटल को आप ऐसे लाना चाह रहे हैं, यानी वो ऐसे रहना चाहते हैं और आप रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ऑर्बिटल को आप ऐसे रहना चाहते हैं। अब एक ऐसे रहने की बजाय आप उसको ऐसा ला रहे हैं तो ऑर्बिटल में रिपल्शन होगी। जब ऑर्बिटल में रिपल्शन होगी तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं होगी ऐसे, बल्कि ओवरलैपिंग का तरीक़ाकार ये हो जाएगा ऐसे, थोड़ी सी ओवरलैपिंग, मैक्सिमम नहीं होगी। तो इस वजह से आपके पास यहाँ मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं आएगी। आपके पास सूरत हाल क्या बनी, ओवरलैपिंग ऐसी आनी चाहिए थी, ओवरलैपिंग ये ओवरलैपिंग आनी चाहिए थी, मैक्सिमम ओवरलैपिंग ये आनी चाहिए थी, ये ऐसे प्लेन में आनी चाहिए। ओवरलैपिंग कैसे रही थोड़ा सा देखें, ये कार्बन है, ये अब इसका ऑर्बिटल यहाँ से यहाँ थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, ये कार्बन है, इसका ऑर्बिटल यहाँ से यहाँ इसके साथ ओवरलैप हो रहा है। देखें इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं। यहाँ पर ओवरलैपिंग मैक्सिमम नज़र आ रही है। हम एक्सपेरिमेंटल बेस पर ये स्ट्रक्चर नज़र नहीं आता। हम एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर देखेंगे तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ऐसे आ रही है, ये कार्बन के साथ। अगर यहाँ एक कार्बन ले लूँ तो ओवरलैपिंग को देखें थोड़ी ऐसी आ रही है। यहाँ ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ऐसी आ रही है, ये यहाँ पर आप इसको वेज से लें, डैश डैश से ले लें, बैक साइड तरफ इसको आप वेज से ले लें, ये डैश डैश ठीक कर लेते हैं इसको, और इसको वेज से ले लें, हाइड्रोजन इसको आप डैश डैश से ले लें, यहाँ से हाइड्रोजन को यहाँ वेज से ले लें,
यहाँ इधर हाइड्रोजन को डैश डैश से ले लें और यहाँ पर इसको वैज के साथ ले लें। तो देखिए यहाँ पर जो ओवरलैपिंग आ रही है ये है, तो ये भी sp3 है, तो ये भी sp3 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी बॉन्ड यहाँ पर भी सिग्मा है, लेकिन यहाँ मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं होगी। यानी यहाँ जो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जो है नॉट मैक्सिमम, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग मैक्सिमम नहीं होगी। क्यों? ऑर्बिटल रिपेल करना चाहते हैं, ऐसे रहना चाहते हैं, आप उसको ऐसे ला रहे हैं, तो ज़ाहिर बात ऑर्बिटल रिपेल करेंगे दूसरे को, इसलिए ओवरलैपिंग यहाँ पर मैक्सिमम नहीं आएगी। जैसे यहाँ मैक्सिमम ओवरलैपिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर ओवरलैपिंग आपको ऐसे नज़र आएगी, मैक्सिमम ओवरलैपिंग नज़र नहीं आएगी। इसलिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, थोड़ा सा इसको यहाँ ड्रा करने की कोशिश करते हैं, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो ये स्ट्रक्चर तो इस तरह बन जाएगा ऐसे हमारे पास ऐसे। लेकिन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है, ये यहाँ पर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है ऐसे, यहाँ पर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है ऐसे, ये तो यहाँ स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है। और इस वजह से हमारे पास एंगल जो यहाँ बन रहा है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ रहा है। 109.5 से हट जाएगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एंगल आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो इसको नाम देते हैं एंगल स्ट्रेन। और फार्मूला क्या है कि जो एंगल कंप्रेस हो या एंगल में डिफरेंस आई, उसको 2 पर डिवाइड कर दो, जो वैल्यू है इस एंगल स्ट्रेन का नाम दिया जाएगा। और याद रखें, जितना एंगल स्ट्रेन कम होगा उतनी साइक्लोअल्केन की स्टेबिलिटी अच्छी होगी। जितना एंगल स्ट्रेन कम होगा उतनी साइक्लोअल्केन की स्टेबिलिटी अच्छी होगी। इस चीज़ को नोट करें अपने पास कि आपके पास ये एंगल स्ट्रेन जितना कम होगा उतना जो स्टेबिलिटी है साइक्लोप्रोपेन की अच्छी होती जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि जो स्टेबिलिटी है ना एंगल स्ट्रेन की, स्टेबिलिटी एंगल स्ट्रेन की, इसको मैं साफ कर दूं, वो एंगल स्ट्रेन जो है, एंगल स्ट्रेन ये इन्वर्स रिलेशन रखता है स्टेबिलिटी के साथ। स्टेबिलिटी के साथ ये इन्वर्स रिलेशन रखता है एंगल स्ट्रेन। जितनी एंगल स्ट्रेन हमारे पास कम होगा स्टेबिलिटी, एंगल स्ट्रेन जितना कम होता जाएगा साइक्लोअल्केन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। अगर मैं एंगल स्ट्रेन ये ले रहा हूँ, एक एंगल स्ट्रेन 9 आ रहा है, एक ये आ रहा है, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी एंगल स्ट्रेन कम है, यानी 9 जिसका आ रहा है। इस लिहाज से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो इस अच्छे से नोट करें, कुछ स्टेबिलिटी को इसके डिस्कस करते हैं और रिएक्टिविटी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके साथ। शाबाश, इसको नोट कर लें, एंगल स्ट्रेन को शाबाश जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें। अच्छा, यहाँ पर देखें ना, ये यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पर इनके दरमियान भी रिपल्शन है, इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के दरमियान भी रिपल्शन है, जिसको बॉन्ड बॉन्ड स्टेरिक हिंड्रेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड 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 स्टेरिक हिंड्रेंस। इसको बॉन्ड बॉन्ड स्टेरिक हिंड्रेंस का भी नाम देते हैं। यानी एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के ऊपर रुकावट पैदा कर रहा है, नज़र आ रहा है बिल्कुल, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड पर रुकावट पैदा कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा कर रहा है। यानी ये बॉन्ड और ये बॉन्ड भी आपस में रिपल्शन तो शुरू करती है ना। वेस्पर थ्योरी आप यूट्यूब पर टाइप करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी बाय केमिस्ट्री वाला, इसके ऊपर मैंने तफसीलन बात की हुई है। यानी बॉन्ड बॉन्ड के दरमियान भी रिपल्शन है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के दरमियान। इसको नाम देते हैं बॉन्ड बॉन्ड स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से जो ऑर्बिटल्स हैं वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं कर पा रहे होते। तो इसको नोट कर लें शाबाश। कुछ इसके ऊपर मज़ीद बातें हमने करनी है, नोट कर लें शाबाश।
जल्दी से नोट कर लें, तब तक मैं डस्टर ढूंढ लेता हूँ। वेयर इज़ आवर डस्टर, ये हमारा डस्टर है। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब थोड़ी सी इसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, किताबों में स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अब इसको देखें थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो उम्मीद है एंगल स्ट्रेन आपको क्लियर हो रहा होगा। तो एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि इसकी जो स्टेबिलिटी है ये एंगल स्ट्रेन के साथ इन्वर्स रिलेशन रख रही है। इन्वर्स रिलेशन, थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसको देख लेते हैं। अब थोड़ा सा देखें, हमने ये देखा है कि एंगल स्ट्रेन की स्टेबिलिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जितना एंगल स्ट्रेन कम होगा उतना स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब थोड़ा सा देखें, ये हमारे पास आ रहा है साइक्लोप्रोपेन, ये हमारे पास आ रहा है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन। मैं पूछता हूँ विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज अ मोर स्टेबल। इन दोनों में पूछता हूँ कि विच वन, स्टेबिलिटी के लिहाज से बताओ हमें, इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी अच्छी है और किसकी अच्छी नहीं है। स्टेबिलिटी के लिहाज से बात करते हैं। तो यहाँ जब हम एंगल को देखा है ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, यहाँ एंगल को देखा है तो ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। सेंटीग्रेड 90 डिग्री, सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर की यूनिट है। तो बहरहाल ये 60 डिग्री आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है। यह एंगल स्ट्रेन हमने क्या लिया था कि चूँकि यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एंगल नॉर्मल कितना है, 109.5 डिग्री, ये एंगल नॉर्मल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, इसका भी, इसका भी। अब यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 109.5 डिग्री नफ़ी 60 डिग्री। तो आपके पास जो एंगल आ रहा है, एंगल स्ट्रेन कितना आ रहा था हमारे सामने, 49.5 था, 49.5 डिग्री 2 पर डिवाइड किया था तो तकरीबन आ रहा था 24.5 डिग्री। ये एंगल स्ट्रेन आया था, 2 पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास एंगल स्ट्रेन आया था। यहाँ देखें साइक्लोब्यूटेन, आपके पास नॉर्मल कितना है, 109.5 डिग्री नफ़ी 90 डिग्री। तो 109.5 डिग्री को नफ़ी 90 डिग्री आप ले लें, इसको अलहदा करें आपके पास, तो आपके पास यहाँ पर जो आया है 19.5 आ रहा है, 19.5 डिग्री। यानी डिफरेंस जो आ रहा है, डिफरेंस इन एंगल, डिफरेंस इन एंगल फ्रॉम आइडियल वैल्यू, जो आइडियल वैल्यू है उस एंगल में डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, 19.5। इसको 2 पर डिवाइड करें, 19.5 को 2 पर आपने क्या करना है, डिवाइड करें, और जब इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो 9.75 आ रहा है। कितना आ रहा है एंगल स्ट्रेन, 9.75, ये हो जाएगा एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन। अब आप थोड़ा सा चेक करें एंगल स्ट्रेन किसका काम है, एंगल स्ट्रेन किसका काम है। ये कितना आ रहा है 9.75, यहाँ कितना आ रहा है 24.5, 24.5। मैंने कहा है जितना एंगल स्ट्रेन कम होगा, जितना एंगल स्ट्रेन की वैल्यू कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आपके पास एंगल स्ट्रेन की वैल्यू इसकी कम है,
9.75, इसे कितनी आ रही है 24.5। तो स्टेबिलिटी के लिहाज से ऑर्डर ये रहेगा, साइक्लोब्यूटेन इज़ मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन। तो स्टेबिलिटी रीज़न क्या है? ड्यू टू, किताबें लिखती हैं, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन वैल्यू is less in cyclobutane, more stable है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 3 है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 4 है। अब देखें ना, आपको ये तो क्लियर है ना कि मैं कहना चाहता हूँ स्टेबिलिटी कब है कि जब ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर रहें, रिपल्शन कम से कम हो, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। ऑर्बिटल दूर रहेंगे, रिपल्शन कम से कम होगी, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब एक 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब आना चाहता है ऑर्बिटल, रिपल्शन ज़्यादा है। एक 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब आना चाहता है, रिपल्शन कम है। जितना ऑर्बिटल दूर होंगे ना, एंगल तो बढ़ेगा ना। यहाँ देखें, ऑर्बिटल 60 डिग्री पर मौजूद है, यहाँ ऑर्बिटल 90 डिग्री पर मौजूद है। यहाँ ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर है, बॉन्ड स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ कम है, यहाँ बॉन्ड स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर आपके पास जो है एक रीज़न क्या लिखी गई है, ड्यू टू बॉन्ड स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू बॉन्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। ऑर्बिटल की वजह से जो रुकावटें पैदा हो रही हैं वो जो हैं इज़ लेस है इन साइक्लोब्यूटेन। आप इसको बॉन्ड स्टेरिक हिंड्रेंस लिखें या एंगल स्ट्रेन लिखें, किताबें दोनों लिख रही हैं इसको। यहाँ पर चूँकि बॉन्ड स्टेरिक हिंड्रेंस, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड की, ये जो सिग्मा बॉन्ड है और ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, एंगल ज़्यादा है। वजह क्या है? दूर है एक दूसरे से, ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि नंबर ऑफ़ कार्बन यहाँ 3 है, नंबर ऑफ़ कार्बन यहाँ पर 4 है। जितने नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ते जाएंगे, एंगल स्ट्रेन कम होता जाएगा। इससे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि नंबर ऑफ़ कार्बन्स इंक्रीज होंगे इन साइक्लोब्यूटेन, नंबर ऑफ कार्बन्स साइक्लोब्यूटेन को छोड़ें, साइक्लोअल्केन लिख लें। साइक्लोअल्केन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, एंगल स्ट्रेन वो कम होता जाएगा। अगर मैं रिएक्टिविटी के लिहाज से पूछूं ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो साइक्लोप्रोपेन इज़ मोर रिएक्टिव दैन साइक्लोब्यूटेन। अगर मैं यही ऑर्डर ये ले रहा हूँ, साइक्लोप्रोपेन यहाँ ले रहा हूँ, साइक्लोब्यूटेन, और मैं रिएक्टिविटी के लिहाज से लिख रहा हूँ, तो मोर रिएक्टिव कौन है? साइक्लोप्रोपेन इज मोर रिएक्टिव देन साइक्लोब्यूटेन। क्यों? यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है मैक्सिमम नहीं है, यहाँ पर ओवरलैपिंग मैक्सिमम है, कुछ ज़्यादा है साइक्लोप्रोपेन से। साइक्लोप्रोपेन की ओवरलैपिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, साइक्लोब्यूटेन की ओवरलैपिंग असली खासा है, स्टेबल है ना। तो ये कम स्टेबल है, रिएक्टिविटी ज़्यादा रखेगा, ये ज़्यादा स्टेबल है, रिएक्टिविटी कम रखेगा। इसे थोड़ा सा ख्याल रखना है आप लोगों ने। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जितने हम कार्बन की एटमों की तादाद को बढ़ाएंगे साइक्लोअल्केन में, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। इस लिहाज से आप लोगों ने अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है, स्टेबिलिटी का, तो ये अगर साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। मैंने साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर तफसीलन बात की हुई है, आप थोड़ा सा यूट्यूब पर टाइप करें और साइक्लो अल्केन्स बायोकेमिस्ट्री वाला, तो आपको मिल जाएगा।
तो ये साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोहेक्सेन, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पर ये रहेगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन है, फिर उससे कम स्टेबल साइक्लोपेंटेन, उससे कम स्टेबल साइक्लोब्यूटेन, उससे कम स्टेबल साइक्लोप्रोपेन। यानी इस तरफ जाने से नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखूं, ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइक्लोपेंटेन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइक्लोहेक्सेन। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहेगा। यानी साइक्लोप्रोपेन जो है ये मोर रिएक्टिव है बनिस्बत साइक्लोब्यूटेन के, साइक्लोब्यूटेन मोर रिएक्टिव है साइक्लोपेंटेन से, साइक्लोपेंटेन मोर रिएक्टिव है साइक्लोहेक्सेन से। तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इन पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। रीज़न वही है, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन कम होता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एंगल स्ट्रेन कम होता जाएगा, रिएक्टिविटी कम होगी। रिएक्टिविटी के लिहाज से एंगल स्ट्रेन को अगर आपने देखना है तो इसको थोड़ा सा तवज्जो रखें। जितना एंगल स्ट्रेन कम होता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा। इसको आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन ले सकते हैं। एंगल स्ट्रेन जो है, एंगल स्ट्रेन डायरेक्ट रिलेशन है रिएक्टिविटी के साथ। जितना एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता जाएगा, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन ले लें एंगल स्ट्रेन की अपने साथ। ये तो ऑर्डर एक्टिविटी की लिहाज से ये रहेगा, स्टेबिलिटी की लिहाज से रहेगा। इसको नोट कर ले शाबाश। एक चीज़ है, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेप्टेन में एक बात है सही, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नोट कर ले शाबाश, ऐसे लेक्चर स्टार्ट है, बात तो लंबी हो चुकी है तो यहाँ कर लेते हैं। ये अगर हम लेकिन एक्सेप्शनल केस केमिस्ट्री में पाए जाते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये हमारे पास ये देखें, यहाँ कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7। ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेप्टेन है। हमने यहाँ रूल ये देख रखा है ना कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो साइक्लो अल्केन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर चीज़ अलग है, स्टेबिलिटी के लिहाज से अगर मैं इसको देखूं, केमिस्ट्री का एक्सेप्शनल केस है ये, किताबों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो स्टेबिलिटी के लिहाज से अगर मैं इसको डिस्कस करूं, स्टेबिलिटी के लिहाज से तो यहाँ पर चाहिए तो ये था कि नंबर ऑफ कार्बन साइक्लोहेप्टेन के ज़्यादा है, साइक्लोहेक्सेन के कम है। लेकिन स्टेबिलिटी फिर भी एक्सपेरिमेंटल बेस पर पता चला कि साइक्लोहेक्सेन की ज़्यादा है बनिस्बत साइक्लोहेप्टेन। साइक्लोहेप्टेन से स्टेबिलिटी साइक्लोहेक्सेन की ज़्यादा है। हमने पढ़ा है अभी, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, साइक्लोअल्केन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी, एंगल स्ट्रेन कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये फिनोमेना साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेप्टेन के दरमियान कंपेयर करने से इसमें फ़र्क आता है। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, हम एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, केमिस्ट्री नाम एक्सपेरिमेंट का है, साइक्लोहेप्टेन की कम है। एंगल स्ट्रेन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा आपने चेक करना होगा। तो साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, साइक्लोहेप्टेन की स्टेबिलिटी कम है, हालांकि नंबर ऑफ कार्बन उसके ज़्यादा है। यहाँ पर एक फिनोमेना इस्तेमाल हुआ है, रीज़न को नोट करना चाहते हैं तो कर लो, स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उसको उनके लिए है फ्लिपिंग। इफेक्ट किताबों ने लिखा हुआ है इसको।
फ्लिप होना, पलटना, कलाबाजी खाना। साइक्लोहेक्सेन के अंदर फ्लिपिंग इफेक्ट है। ये जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन, इसमें फ्लिपिंग इफेक्ट पाया जाता है। फ्लिपिंग इफेक्ट, फ्लिपिंग इफेक्ट से एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, एनर्जी रिलीज थोड़ी सी कम होती है, रिलीज नहीं, एनर्जी कम होती है सिस्टम की, और सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होती है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा रखता है। हाई एनर्जी वाला सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होती है, लो एनर्जी वाला सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। फ्लिपिंग इफेक्ट से जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, इसमें फ्लिपिंग इफेक्ट है। साइक्लोहेप्टेन में फ्लिपिंग इफेक्ट नहीं है। देखिए फ्लिपिंग इफेक्ट किसे कहते हैं, थोड़ा इसको नोट कर लें ताकि फ्लिपिंग इफेक्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, थोड़ा सा देख लें इसको। चल नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोग नोट कर लें। थोड़ा फ्लिपिंग इफेक्ट को देखते हैं। ऐसे इसके ऊपर तो तफसीलन बातें किताबों ने की हुई हैं, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा इसको नोट कर लें, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। फ्लिपिंग इफेक्ट में क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में फ़र्क आता है। अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ऐसे, हमें जो स्ट्रक्चर नज़र आता है साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन का ऐसे नज़र आता है एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करें, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से तो हमें ऐसे नज़र आ जाएगा, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिए हमें ऐसे नज़र आएगा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ कार्बन है, 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 तो कितने हो गए हैं आप हमारे पास, यहाँ कार्बन, ये एक, ये कार्बन यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, ये 6 कार्बन है। हमें ऐसे नज़र आता है एक स्ट्रक्चर। और अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो ये फ्लिप करता है, पलटता है, कलाबाजी खाता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है कलाबाजी खाकर। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यानी ये स्ट्रक्चर इसमें और ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होता रहता है। यानी ये शेप इसमें और ये शेप इसमें कन्वर्ट होती है। इसको नाम देते हैं फ्लिपिंग इफेक्ट, यानी ये इसमें कन्वर्ट होना, ये इसमें कन्वर्ट होना। ये भी साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन में ये फ्लिपिंग इफेक्ट पाया जाता है। और कलाबाजी खाता है इसका जो स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन का। और इस फ्लिपिंग इफेक्ट से सिस्टम की जो एनर्जी है, वो लो रहती है और स्टेबिलिटी वो इंक्रीज रहेगी। जितनी एनर्जी लो, स्टेबिलिटी ज़्यादा। इस वजह से साइक्लोहेक्सेन जो है ना, साइक्लोहेक्सेन ये मोर स्टेबल है बनिस्बत किसके, साइक्लोहेप्टेन के। ये साइक्लोहेप्टेन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर मोर स्टेबल है। रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी काट रही है। साइक्लोहेप्टेन इज मोर रिएक्टिव देन साइक्लोहेक्सेन। तो ये यहाँ स्टेबल क्यों है, फ्लिपिंग इफेक्ट। ये इसमें पलटता है, ये इसमें पलटता है, ये इसमें कलाबाजी खाता है, ये स्ट्रक्चर इसमें कलाबाजी खाता है। फ्लिपिंग इफेक्ट की वजह से मोर स्टेबल है साइक्लोहेक्सेन। तो एंगल स्ट्रेन के बारे में यही बातें हैं। मैं सेट पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर ले, शाबाश, नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिया होगा। तो हमारा आज का लेक्चर था एंगल स्ट्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन के ऊपर हमने जितनी बातें करनी थी। इस लेक्चर को अच्छे तरीके से नोट करें। एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस टॉपिक में बच्चों को मसला होता है, इसलिए मैंने इसको तफसीलन डिस्कस किया हुआ है। तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। ये आप ही लोगों का चैनल है, हमारे लिए दुआ गो रहें, हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।